दोस्तों, आज पेश है चोर बने मजदूर। देखो चित्र। रंजीत नगर का राजा विक्रम सिंह बहुत ही सनकी था। उसे दिन प्रतिदिन कोई सनक सूझती थी। कल दरबार में जो दरबारी सबसे अच्छे वस्त्र पहन कर आएगा उसे 500 स्वर्ण मुद्राएं पुरस्कार दी जाएंगी। कभी वह देख कर घोषणा करता, कल जिसके जूते सबसे चमक रहे होंगे उसे हम पुरस्कार में रत्न जड़ित हीरे देंगे। अगले दिन, मंत्री जी तुम्हारे जूते सबसे ज़्यादा चमक रहे हैं, अपना लो अपना पुरस्कार। एक दिन उसने घोषणा की, कल हम अपने राज्य में सबसे बुद्धिमान और सबसे मूर्ख व्यक्ति को मुंह मांगा पुरस्कार देंगे। अगले दिन, यह बात अभी तक कोई प्रयुक्ति हमारे सामने नहीं आया। क्या हमारे राज्य में बुद्धिमान और एक भी मूर्ख आदमी नहीं है? तभी, ऐसी बात नहीं है महाराज, मैं राज्य का सबसे बुद्धिमान व्यक्ति हूँ और आपके सामने उपस्थित हूँ। हम ये कैसे मानेंगे? जो तुम कह रहे हो वह सच कह रहे हो। राज्य महाराज, मेरे पति बीच मेरा नाम यशोदा है और मेरे पति बहुत ही आलसी है, ये किसी काम में मन नहीं लगाते। कारण इस कारण घर में हरदम गरीबी और का अन्यराश रहता है, साम्राज्य रहता है। लानत है तुम पर। अपने आप को मर्द कहते हो, कुछ काम करो। ऐसा कुछ दिन और घर में पड़े रहे तो जल्दी भूखों मरने की नौबत आ जाएगी। यशोदा, तू ही बता मैं क्या करूं? अकल में वैसे ही पागल हूँ, कोई व्यापार आदि कर नहीं सकता। व्यापार नहीं तो कहीं जाकर नौकरी चाकरी करो। यह भी न हो सके तो किसी की बागड़ी या नदी में जाकर डूब मरो। ओह, बस बहुत हो चुका, मैं अपना अपमान नहीं सहन सूंगा। मैं घर में पैसे लेकर ही वापस लौटूंगा। यह कह भीषम घर से निकल गया। बीमक, और मुझे किसी दूसरे नगर में चलकर नौकरी की तलाश करनी चाहिए। और वह श्याम नगर में पहुंचा। किसी को ज़रूरत है मुझे काम पर रख लो, कोई मुझे काम पर रख ले। ए इधर आ। भीमक उसके पास गया। नौकरी करोगे? नेकी और पूछ पूछ। देखो, मुझे एक नौकर की आवश्यकता है, मैं तुम्हें नौकरी पर रख लूँगा, पर शर्त है। क्या शर्त है? शर्त यह है कि तुम अपनी इच्छा से मेरे यहाँ काम करोगे। मैं तुम्हारी खोपड़ी पर 4 बाल उखाड़ लूँगा। मेरे यहाँ काम करना छोड़ोगे तो मैं तुम्हारी खोपड़ी के 4 बाल उखाड़ लूँगा। और यदि मैं तुम्हारे इच्छा से नौकरी से निकालूँ तो तुम मेरी खोपड़ी के 4 बाल और 1 वर्ष की अग्रिम मजदूरी लेकर ने का हकदार होगा। मुझे आपकी शर्त मंजूर है सेठ जी, पर मुझे मेहनताना क्या मिलेगा? तुम्हें प्रतिदिन पत्ता भर भात खाने को मिलेगी और दिन प्रतिदिन दी प्रतिदिन लगी 2 रोटियां मिलेंगी और प्रतिदिन 1 पैसा मिलेगा। और हाँ, अगर तुम शर्त हार गए तो तुम्हें प्रतिदिन मिलने वाले पैसे वापस ले लूँगा। ठीक है सेठ जी, मुझे घी लगी 2 रोटियां ये दे दिया करना। तो जाओ, हवेली में चलकर तुम्हें अपना काम समझाऊँ। सेठ जी अपनी हवेली में ले आए। तुम एक कुएं से पानी भरकर नदी नाद को बढ़ना है, यही तुम्हारा काम है। जी सेठ जी। दोपहर को, बीमक, दोपहर हो गई आई है, तू अभी तक नाद नहीं भर पाया। चल चल रोटी खा ले। भीमक ने
घी लगी 2 रोटी दे दी गई और शाम तक विमक कुएं से पानी खींचने का कार्य में ही लगा रहा। अब बस पीकर विमक ले आज का मेहनताना। अब विमक का प्रतिदिन यही काम था। वह नाद को जादुई, यह नाद है जादू का तालाब जो दिन भर पानी खींचने पर भी नहीं भरता। और सेठ बगीचा हरे भरा रहने लगा। भीमक की हालत पतली हो गई। दिन भर आड़ तोड़ मेहनत करो और बदले में केवल चुपड़ी हुई 2 रोटियां मिलेंगी। ये रोटियां तो ऊँट के मुंह में जीरे के समान है। कुछ दिन भीमक कमजोर हो गया। उसका शरीर जवाब देने लगा। बस बहुत हो गया सेठ की नौकरी नौकरी चाकरी भले ही करनी, बस नहीं। सो अगले दिन सेठ जी सरतार गए, यानी मैं आपकी नौकरी छोड़ रहा हूँ। तो लाओ अपनी खोपड़ी के 4 बाल और वे पैसे मैंने रोज रोज तुम्हें दिए थे। और भीमक ने अपने सिर के 4 बाल उखाड़ लिए। अरे सेठ जी, लीजिए सेठ जी। और जेब में रखे पैसे निकाले। और अब आप ही बताइए महाराज, मेरे पति मूर्ख नहीं तो और क्या है। कल ही सेठ के पास यहाँ से घर वापस लौटे। कुछ कमा धमा कर लाया तो दूर यह सेठ को अपने सिर के 4 बाल भी दे आया। निश्चित ही तुम्हारा पति भीमक मूर्ख है बहन। हम इसे रतन जनित स्वर्ण पुरस्कार घोषित करते हैं। राजा विक्रम के आदेश पर भीष्म को मुकुट पहनाया गया। बोलो मूर्खानंद भीष्म की जय। भीमक को पुरस्कार भी दिया गया। तत्पश्चात राज्य में मूर्ख व्यक्ति का चुनाव तो हो गया। अब बुद्धिमान व्यक्ति का सुझाव होना बाकी रह गया। अगले दिन, महाराज, मेरे पति पंडित मुरारीलाल अत्यंत बुद्धिमान व्यक्ति हैं। अपनी बुद्धि के बल पर इतने अच्छे कोना कोचने चबा दिए। हम कैसे माने तुम्हारी बात। इस बात का कोई उदाहरण पेश करो मनो। महाराज, अपने पति की बुद्धिमानी का किस्सा मैं आपको बताती हूँ। फिर अपने पति की बुद्धिमानी का ताज़ा किस्सा सुनना चाहिए। अभी परसों की बात है। मेरे स्वामी गांव के सभी मजदूर नगर में कमाने खाने गए। अपने खेत के मजदूर का अभाव में कैसे जुट पाएगा इस बार। मैं भी यही सोच रहा हूँ। आखिर सोच विचार करने के बाद खेत नहीं जुट पाएगा तो समय बीतने पर खेत जुट भी गया उसका क्या फायदा। हमारे कोई फसल नहीं उगेगी जा सकेगी। गीता सब हो जाएगा, चिंता क्यों करती है। वह चिंता न करूं तो कि खेत में जुता तो क्या होगा। कुछ नहीं होगा। मैं खेत जुतवाने का कोई ना कोई जुगाड़ कर बढ़ा लूंगा। और उस दिन मेरे पति किसी काम से दूसरे गांव में गए। राम राम सरपंच जी। अरे पंडित जी, बुखारी में आज कैसे हमारे गांव में रास्ता भूल गए। रात को ही वे घर पर लौट आए। किस काम से गए थे अब दूसरे गांव। वहाँ के सरपंच को मेरी कुछ 280 रुपया उधार ली थी, उन्हें लेने गया था। 180 रुपया कहाँ है। वह 80 रुपया को घर तक लाना खतरे से खाली नहीं था, इसलिए चोरों को पता चल जाता तो फिर उन 80 रुपयों का क्या किया। मैंने उनका कुछ नहीं की, कुछ और ही प्रबंध कर दिया। मैं भी जानूं कैसा प्रबंध किया आपने। गीता धीरे
गीता धीरे बोल, मैं राह में उन्हें गाड़ आया हूँ। जरूरत होगी तो खोद कर आवश्यकता पर निकाल लिया जा करूँगा, लेकिन गाड़ा किस जगह? नहीं नहीं, तुम्हें नहीं बताऊँगा। तुम जगह जगह बात बहुत फजूल खर्ची है, और स्वयं ही वहाँ से खोद कर निकाल लिया करूँगा। क्या तुम्हें मेरे ऊपर इतना भी विश्वास नहीं? जी जरा वादा करती हूँ, मैं उन 10 रुपयों के 1 रुपये नहीं निकालूंगी। अच्छा बताता हूँ, 10 रुपये अपने खेत में गाड़ आया हूँ। खेत में किस जगह? कहीं वहाँ चोर उचके खोद कर न निकाल ले। एक दो चोरों एक दो चोरों का बाप की ताकत नहीं उन 10 रुपयों को खोद कर निकाल लिए। मैंने उन 10 रुपयों को एक एक करके खेत में जगह जगह गाड़ दिया। वैसे 15 चोर सारी रात अगर मिलकर खेत खोदेंगे तभी उन 10 रुपयों को हाथ लगेगी, अन्यथा नहीं। फिर भी यह बताइए कि इस खेत में कहाँ कहाँ 10 रुपयों का गाड़ा है? जगह मैं नहीं बताऊंगा, नहीं बताऊंगा, नहीं बताऊंगा। मत बताइए मेरी बला से। गीता करवट बदल कर सो गई। सुबह होने पर, गीता उठो, चलो खेत में बीज बोने चलना है। आंखें मलती हुई, तुम्हारा दिमाग तो नहीं फिर गया है? अभी जुता नहीं, और तुम खेत में बीज बोने। गीता ज़्यादा मत मत बनाओ और चुपचाप मेरे साथ बीज लेकर खेत पर चलो। गीता बीज की पोटली ली और पत्नी के साथ चल पड़ी। पता नहीं सुबह सुबह इन क्या सूझा जो बिना जूते खेत में बीज बोने की जिद पर ठान बैठे। जब वे खेत में पहुंचे, अरे यह क्या, हमारा खेत तो जूता पड़ा है, यह क्या सब कैसे हुआ? गीता, जब मैं तुम्हें विस्तार से सारी बात बताता हूँ, सुनो। कल रात मैंने तुम्हें बताया था कि दूसरे गांव के सरपंच के यहाँ 100 रुपया लेने गया हूँ। हाँ बताया था, मैंने तुमसे झूठ कहा था। तो क्या तुम्हें सरपंच से 10 रुपया नहीं ली थी? नहीं। कल रात तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला? उस समय अगर मैं तुमसे झूठ ना बोलता तो यह खेत जुतता क्या? मैं कुछ समझे नहीं। कल रात जब हम आपस में बात कर रहे थे तो हमारी खिड़की के बाहर 2 चोर खड़े देख रहे थे, हमारी बातें सुन रहे थे। शायद वे हमारे घर में चोरी करने का घुसना चाहते थे क्या? हाँ गीता, उन्हें देखकर मैंने 100 रुपये वाली बात चलाई, और 10 रुपयों की बात सुनकर वे बाहर से ही वापस लौट गई और बस्ती में जाकर वे 10-15 चोरों को बुला लाए, और उन सभी ने चोरों ने 10 रुपये के लालच में हमारे खेत को खोद डाला। ओह, आपने चोरों को चकमा देकर अपना खेत जुतवा लिया। अगर अगर ऐसा ना करता तो हमारा खेत मजदूरी के अभाव बिना जुता रह जाता। मैंने थोड़ा बुद्धि से काम लिया और खेत को जोतने की समस्या चुटकी बजाते ही ढूंढ निकाली। महाराज, क्या यह घटना मेरे पति की बुद्धिमान साबित नहीं करती? अवश्य तुम्हारे पति मुरारी निश्चित बुद्धिमान व्यक्ति है। इन्हें रंजित नगर का सबसे बुद्धिमान व्यक्ति घोषित करते हैं। जब ये मूर्ख नंद भीम और बुद्धिमान भरा कोई ऐसा उपाय बता दे जिसके प्रयोग मिलाने से भीष्म भी एक चतुर सेठ में बदला ले सके, जिसे सेठ ने उसके सिर के बाल उखाड़ा है और उससे उसके पैसे भी रखवा लिए। महाराज, यह तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। तो विषम का उपाय बताओ, और यदि उस उपाय का प्रयोग में लेकर विषम सेठ को मजा सका तो हम तुम्हें रंजीत नगर का सबसे बुद्धिमान व्यक्ति कर मना देंगे। ठीक है महाराज। और मुरारी ने विषम के पास गया, धीरे धीरे को समझाने लगा। पश्चात, विषम, अब तुम सेठ के यहाँ दोबारा जाकर नौकरी
कर लो और वहाँ वैसा ही करो जैसा मैंने तुम्हें समझाया। ठीक है पंडित जी। और महाराज, अब मैं आपसे भेंट करूंगा जब भीष्म सेठ से 4 बाल उखाड़ कर ले आएगा और 1 साल का अग्नि महोत्सव मेहनताना ले आएगा। ठीक है, यदि ऐसा हो सका तो हम तुम्हें रंजीत नगर का सबसे अक्लमंद आदमी साबित कर देंगे। और यशोदा को घर छोड़कर सेठ की हवेली की ओर चल दिया। और जब सेठ के पास पहुंचा, भीष्म फिर लौट आए। और क्या करता सेठ जी, मुझे और कहीं काम न मिला। आपके यहाँ काम करते वक्त खाने की को 2 रोटियां मिल तो जाती थी। मैं समझूं कि तुम मेरे यहीं नौकरी करना चाहते हो। हाँ सेठ जी, मुझे नौकरी पर रख लीजिए। मेरी शर्त तो तुम्हें याद होगी। हाँ सेठ जी, अच्छी तरह याद है। चल, आज से ही काम पर लग जा। सेठ जी, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। मैं इस बार खाने में 2 रोटियां नियमित पत्ते पर भात खाना पसंद करूँगा। ठीक है मेरी ठीक है, मेरी यह तेरी यह बात मंजूर है। और विष्णु बगीचे में कुएं के पास छोड़कर वापस लौट गया। नाद पिछली बार मुझे नाद का छेद दिखाई नहीं दिया था। सबसे पहले इस छेद को भरता हूँ। और तुरंत छेद को भर दिया। पश्चात कुछ देर बाद नाद भर गई। दोपहर को, अरे, इस बार तो इस मूर्ख ने मेरी चाल पकड़ ली। पेंदे की छेद बंद कर दिया। भीष्म बात खा ले। अच्छा सेठ जी, मैं पत्ता तोड़ कर लाता हूँ। और भीष्म केले का एक बड़ा पत्ता तोड़ लाया। सेठ जी, इस पत्ते पर मेरे हिस्से का बात रखवा दीजिए। लगता है इस बार यह मूर्ख चतुराई के गुर सीख कर आया है। और बात क्या न करता, वायदे मुताबिक सेठ ने केले के पत्ते पर बात देना पड़ा। इतना बात खाकर यह मूर्ख मेरा जल्दी ही भट्ठा बिठा देगा। और विषमक जल्दी ही जल्दी ही नाद भर देता और बाकी बचे समय पेड़ की ठंडी छांव में आराम से लेट जाता। भोजन के समय शर्त के अनुसार एक लंबे चौड़े पत्ते का भरकर भात खाता। और ये भीष्मक का जीवन आनंद से गुजर लगा। भीष्म के इस व्यवहार देखकर सेठ बुरी तरह परेशान था। मेरी सारी चतुराई इस बार भीष्म के सामने धरी रह गई। इससे पिंड छुटाने के लिए आखिर क्या करूं? कल से इसे कोई और काम बताना होगा। अगले दिन, भीष्म, आज तुम भैंसों के लिए घास काटने जाया करोगे। अच्छा सेठ जी। उस दिन भीष्म घास काटने चल दिया। और शाम को जो है घास का गट्ठा लेकर हवेली पहुंचा। सेठानी जी, गट्ठे को कहाँ रख दूं? यहाँ रख दो। भीष्म ने सेठानी की बात अनसुनी कर कर कहा। जल्दी बताओ सेठानी, गट्ठा कहाँ रख दूं? सेठानी ने सुनकर गुस्सा आ गया। मेरे सिर पर रख दे। और कहाँ रखेगा? अच्छा सेठानी। और अगली चीख सुनकर सेठ दौड़ा दौड़ा आया। यह सब क्या हो रहा है? तब सेठानी ने कहते हुए सेठ ने सारी बात बताई। भीष्मक, यदि भीष्मक को मैंने ज़्यादा दिन यहाँ रखा, नौकरी पर रखा, तो मेरे परिवार को और घर चौपट कर देगा। जल्दी से जल्दी काम से निकाल देने में भलाई है। और उसे उसी समय भीष्मक से कहा, भीष्मक, आज और इसी समय तुम्हें नौकरी से निकालता हूँ। तो लाइए सेठ जी, मुझे सिर से 4 बाल और अगर में मजदूर दीजिए। और तुरंत ही पश्चात लो इन्हें और सेठ जी दफा हो जाओ यहाँ से। और
तभी भीष्मक पंडित मुरारी के पास पहुंचा। पंडित जी, आपके द्वारा बताए हुए प्रयोग में लाकर मैं सेठ के घर से 4 बाल और 1 वर्ष की अग्रिम वेतन ले आया हूँ। दोनों राजा रंजीत के पास पहुंचे और सारी बात बताई। पंडित जी मुरारी अब मान गए कि तुम रंजीत नगर के सबसे बुद्धिमान व्यक्ति हो। पंडित मुरारी लाल को सम्मानित किया गया और तब तत्पश्चात, महाराज, आपने मेरी एक विनती है। कहो मुरारी। पंडित मुरारी, महाराज, आप नित्य प्रयोगिता करते हैं, पर राजकोष का बड़ा धन व्यर्थ कर खर्च किया जाता है। यदि यह पैसा राजहित किसी कार्य में लगाया जाए तो राज्य की उन्नति होगी। यह तो तुम ठीक कह रहे हो पंडित मुरारी। तो फिर मेरी बात पर गंभीरता से गौर कीजिएगा महाराज। मुरारी की बात मानकर उस दिन राजा अपने सनकीपना छोड़कर प्रतिदिन विचित्र प्रयोगताएं कराना बिल्कुल बंद कर दिया और राजहित कार्यों में ध्यान देने लगे। समाप्त दोस्तों।